नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और किस किस की क्लास लगेगी। बंगाल में एग्जिट पोल के बाद ऐसा क्या हुआ, धरने पर बैठ गए टीएमसी के नेता। स्ट्रांग रूम के बाहर जोरदार हंगामा हो रहा है। बंगाल में नतीजों से पहले खलबली। ममता का कौन सा वीडियो आया? बीजेपी कहने लगी 4 मई दीदी गई। मंदिर पहुंची ममता, पब्लिक से जोड़े हाथ। नतीजों से पहले दीदी क्या क्या करने लगी हैं कि सब हैरान रह गए। एग्जिट पोल के नतीजों से हिल गया है इंडी गठबंधन। अखिलेश बधाई देते रह गए और इधर कांग्रेस ने ममता को दंग कर दिया। ट्रंप के हाथ में राइफल, नया तूफान आने की धमकी। ईरान युद्ध पहुंचा खतरनाक मोड़ पर, क्या धमाका होगा? ट्रंप के साथ हो गया खेला। ईरान युद्ध से जुड़े कौन से सीक्रेट खुले जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी? न तेल बचा न पैसा। अमेरिका ईरान युद्ध में ऐसा बर्बाद हुआ पाकिस्तान। शहबाज मुनीर बोले सब ठप हो जाएगा। बाबा बागेश्वर को किसने दिया चैलेंज? कौन लेने वाला है बाबा का लाइव टेस्ट? क्या है 80 लाख का पूरा मामला? आपको दिखाऊंगा। दरबार में आ जाओ, सारी खुजली मिटा देंगे। बाबा बागेश्वर के साथ क्या हुआ जो इस तरह से भड़क गए बाबा बागेश्वर? तो ये तमाम खबरें आज आपको न्यूज की पाठशाला में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने महिला आरक्षण बिल में सपा और कांग्रेस को सबसे बड़ी बाधा बताया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा की मानसिकता महिला विरोधी है, इसलिए उन्होंने संसद में विरोध किया था। समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बयान पर विवाद छिड़ गया है। आरएसएस के कार्यक्रम युवा कुंभ में मजहर आसिफ ने कहा कि सभी भारतीयों के डीएनए में महादेव है। एसएफआई ने वाइस चांसलर मजहर आसिफ के बयान का विरोध किया है। जम्मू तवी से श्रीनगर जाना अब और भी आसान हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में रेडियो एक्टिव पदार्थ रखने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। धमकी भरा पत्र नागपुर के पुलिस कमिश्नर को भेजा गया। डीआरएस नाम के संगठन ने यह पत्र भेजा है। धमकी मिलने के बाद पुलिस और एटीएस ने छानबीन की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। बंगाल में एग्जिट पोल के बाद ऐसा क्या हुआ? धरने पर बैठ गए टीएमसी के नेता। स्ट्रांग रूम के बाहर जोरदार हंगामा। बंगाल में नतीजों से पहले खलबली। ममता का कौन सा वीडियो आया? बीजेपी कहने लगी 4 मई और दीदी गई। मंदिर पहुंची ममता, पब्लिक से हाथ जोड़े। नतीजों से पहले दीदी क्या क्या करने लगी हैं कि सब हैरान रह गए। एग्जिट पोल के नतीजों से हिल गया इंडी गठबंधन। अखिलेश बधाई देते रह गए। उधर कांग्रेस ने ममता को दंग कर दिया है। बंगाल में नतीजों से पहले भयंकर बवाल शुरू हो गया। ईवीएम का नाम लेकर ममता बनर्जी की टीम सड़कों पर आ गई है। कोलकाता में नया हंगामा शुरू हो गया है। टीएमसी के नेता धरने पर बैठ गए हैं। अब देखिए तस्वीर में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंचने वाली है और इस खबर की पूरी डिटेल आपको ग्राउंड से बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह भी देख लीजिए कि एग्जिट पोल के बाद से कैसे खलबली मची हुई। ममता बनर्जी का कैंप बेचैन है। एग्जिट पोल की काट के लिए ममता बनर्जी खुद अपना एग्जिट पोल लेकर आ गई। ममता बनर्जी ने वोटिंग के 24 घंटे के बाद यह दावा कर दिया कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीट जीतेगी। उधर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स का निचोड़ बीजेपी को 155 और टीएमसी को 134 सीट मिलने का अनुमान जता रहा है। यानी कि एग्जिट पोल का अनुमान ममता बनर्जी की भविष्यवाणी में बड़ा अंतर है, लेकिन ममता बनर्जी एग्जिट पोल को सीधे खारिज ही कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं तो फिर वो लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर इतिहास रच देंगी। लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर जीत का कॉन्फिडेंस कम और नतीजों की बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही है। ये बेचैनी उनके बयानों में भी दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल दी।
बीजेपी काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी, बीजेपी आखिरी वक्त में कंप्यूटर में डेटा चेंज करवा देगी। ममता बनर्जी कह रही है कि वो खुद ईवीएम की पहरेदारी करें, खुद काउंटिंग सेंटर पर जाएंगे। ममता बनर्जी के बयान उनकी बेचैनी को बयां कर रहे हैं, जबकि टीएमसी का यह भी दावा है कि एग्जिट पोल तो गलत ही साबित होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी यह माहौल बना रही है कि बंगाल की जनता ने वोट तो उनके लिए किया है, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ईवीएम में खेला कर देगी। बंगाल में नतीजों से पहले क्या राजनीति हो रही है, बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कैसे बंगाल में बीजेपी की जीत की गारंटी देकर ममता को चौंका दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने क्यों ममता दीदी को बधाई दे दी है, यह सब आपको बताऊंगा। बंगाल में एग्जिट पोल का कौन सा नया डेटा आ गया है, पिछली बार के एग्जिट पोल कितने गलत साबित हुए थे, बंगाल में कुछ बूथ पर रीपोलिंग को लेकर क्या क्या नया आदेश आ गया है, यह सब डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बंगाल के नतीजों से पहले जो राजनीति हो रही है उसकी एक झलक देखिए। ছাব্বিশ ক্রস করবো 2026-এ মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। 4 मई दीदी गई, इसका बाहर कुछ नहीं। बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजों ने कैसे खलबली मचा दी है आपने देखा, आप सुन रहे हैं, यह भी तस्वीर ताजा है। एग्जिट पोल को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बड़ी बात कह दी है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि अभी बंगाल में हो क्या रहा है। अब बंगाल की लड़ाई एग्जिट पोल से स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर तक शिफ्ट हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही है कि असली खेला तो स्ट्रांग रूम में होगा, जहां ईवीएम नतीजों से पहले रखी जाती है। इधर ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जताई, उधर बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। ये देख रहे हैं आप, यहीं पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है जिसमें वोटिंग के दौरान इस्तेमाल ईवीएम को रखा गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिलकर बैलेट बॉक्स को ओपन किया, वो भी तब जब टीएमसी के नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। टीएमसी का कहना है कि स्ट्रांग रूम को बिना पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के नहीं खोला जा सकता। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में अंदर गड़बड़ी चल रही है, उनके नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या आरोप लगा रहे हैं। तो सीईओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है उसका बैलॉट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है। टीएमसी ने आज एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। टीएमसी का दावा है कि यह स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, जहां बीजेपी के नेता और चुनाव आयोग के अधिकारी मिलकर बैलेट बॉक्स खोल रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यह इलेक्शन फ्रॉड है। टीएमसी ने जो सीसीटीवी वीडियो जारी किया है उसमें कुछ महिलाएं बैठी हुई भी दिखाई दे रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बौखलाहट में ईवीएम से टेम्परिंग कर रही है, लेकिन यह बंगाल है, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार नहीं। टीएमसी का कहना है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। टीएमसी के मुताबिक ममता बनर्जी भी यहां पर आएंगी और स्थिति का जायजा लेंगी। टीएमसी का कहना है कि वो तो दिल्ली के जमींदार और चुनाव आयोग के मिलकर बंगाल के लोगों के जमानत को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, सुरक्षा कैसे वहां पर तगड़ी कर दी गई है। और क्या कह रही है टीएमसी। टीएमसी का कहना है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल के लोगों की जो उनका जो जनमत है उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और हालत ये देखिए, अभी स्थिति बौखलाहट और टीएमसी की तरफ से जो बवाल शुरू हो रहा है उसकी वजह से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ा दी गई। मतलब चुनाव के बाद वोटों की गिनती से पहले पूरे बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ी हो जाए।
4 मई को नतीजों से पहले कोलकाता में यह गजब ड्रामा हुआ। यह ड्रामा तब हुआ जब आज शाम को ही ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना है, दिन रात शिफ्ट लगाकर पहरेदारी करनी है। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सेंट्रल फोर्स अमित शाह के निर्देश पर काम कर रही है, वो पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्स ने कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। यह साजिश है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पहरेदारी करने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करें। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि वो काउंटिंग सेंटर भी जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार होने के नाते वो काउंटिंग सेंटर जा सकते। अब सोचिए ममता बनर्जी की बेचैनी इस वक्त किस लेवल पर है। मतलब इस लेवल पर उनकी बेचैनी है, इस लेवल पर वो परेशान चल रही हैं कि खुद ईवीएम की पहरेदारी करने की बात कर रही है, खुद काउंटिंग सेंटर पर जाने की बात कर रही है। नतीजों से पहले एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी कर ममता बनर्जी ने पूरा माहौल बना दिया कि टीएमसी की ही सरकार आ रही है, बस शर्त यह है कि बीजेपी को ईवीएम में गड़बड़ी से रोकना होगा। ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग रूम में ले जाया जाएगा तो इसी दौरान ईवीएम बदल दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी का प्लान भी है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जब तक वो न कहें तब तक कोई भी नतीजों के दिन काउंटिंग टेबल नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि बहुत बार कंप्यूटर में अपलोड करते समय ये लोग आंकड़े चेंज कर देते हैं। तो चेंज करना था तो 2021 में चेंज नहीं कर दिया होता। ममता बनर्जी यह भी कह रही हैं कि शांति बनाए रखें, दीदी पर भरोसा रखें, बीजेपी के लोग हमला करें या फिर आप लोग हमला ना करें। आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि वो 226 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे इस बार। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये माहौल बना रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल देगी, काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी। यानी कि ममता बनर्जी के तर्क के मुताबिक जो बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पा रही है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार भी बना लेगी। और अगर ऐसा ही है तो फिर हर राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। पिछली बार जब बंगाल में चुनाव हुआ था उस वक्त भी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर भी बीजेपी गड़बड़ी करके सरकार बना लेती। फिर तो बीजेपी को चुनाव लड़ने प्रचार करने में इतनी मत्थापच्ची क्यों करनी चाहिए? करनी नहीं चाहिए ना भाई। ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, जीत जाएंगे और सारे राज्य जीत जाएंगे। ये अमित शाह जाकर जो बैठे हुए थे, बीजेपी ने अपने तमाम विधायक सांसदों को जो लगा कर रखा हुआ था, इतना करने की जरूरत क्या थी? नतीजों से पहले ममता बनर्जी ये नैरेटिव सेट कर रही हैं कि बीजेपी काउंटिंग से पहले गड़बड़ी करेगी। स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखी होती है वहां कुछ गड़बड़ी होगी, काउंटिंग सेंटर पर भी खेला हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के इस नैरेटिव को आज चुनाव आयोग ने कमजोर कर दिया। चुनाव आयोग ने आज काउंटिंग सेंटर से जुड़े नए नियमों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक काउंटिंग सेंटर में क्यूआर बेस्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। पहली बार इस एडवांस सिस्टम का उपयोग काउंटिंग सेंटर पर किया जा रहा है। काउंटिंग सेंटर पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 3 स्तरीय सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। पहले और दूसरे लेवल पर मतगणना अधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों की मैनुअल जांच की जाएगी। तीसरे लेवल पर क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए एंट्री मिलेगी। यानी कि काउंटिंग सेंटर में एकदम टाइट सिक्योरिटी रहेगी। कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, बिना आइडेंटिफिकेशन के किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग बंगाल में 77 बूथ पर फिर से वोटिंग का भी मन बना रही। दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर फिर से चुनाव कराने की चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग को फाल्टा विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की 32 शिकायतें मिली, जबकि डायमंड हार्बर पर 29, मगरहाट सीट पर 13 और बजबज सीट पर 3 शिकायतें मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को इन शिकायतों की जांच के लिए ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए कह दिया है। इसके बाद दोबारा पोलिंग पर अंतिम फैसला लिया जाए। यानी कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जहां फिर से पोलिंग की जरूरत है वहां पर पोलिंग भी कराने का मन बना लिया गया है और कराई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो लोग भी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को कवर करते आए हैं वो इस बार
नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की स्टाइल और पॉलिटिक्स को लेकर हैरान है, परेशान है कि क्या हो गया है दीदी को। दीदी इतनी परेशान क्यों है, इतनी बौखलाई हुई क्यों है? क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं या कह रही हैं वो ममता बनर्जी का स्टाइल और पॉलिटिक्स से मैच नहीं करता है। जैसे एग्जिट पोल के अनुमान टीएमसी के पक्ष में ना आने पर ममता बनर्जी का 9 मिनट का वीडियो जारी करना, हाथ जोड़कर अपील करना। ऐसा कम ही होता है जब ममता बनर्जी ऐसे वीडियो जारी करे हाथ जोड़। ममता बनर्जी तो अपने एग्रेशन के लिए जानी जाती हैं, आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह कि अक्सर नतीजे वाले दिन ममता बनर्जी अपने घर पर ही रहती हैं, अपने घर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में जाने की बात कर रही है, काउंटिंग सेंटर में जाने की बात कर रही है। तीसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार देखा गया कि वोटिंग के दिन भी ममता बनर्जी बूथ बूथ जाकर जायजा ले रही है। यानी कि ममता बनर्जी इस बार वो चीजें कर रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की, और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यह ममता बनर्जी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। बंगाल में नतीजों से पहले मचे घमासान के बीच सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में बगलामुखी मंदिर पहुंची और माता बगलामुखी के दर्शन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। ममता बनर्जी के माता बगलामुखी मंदिर पर पहुंचने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माना जाता है। मान्यता है कि वो अपने भक्तों को शत्रुओं का नाश करने की शक्ति प्रदान करती है और उन्हें जीत का आशीर्वाद भी देती है। ममता बनर्जी की बेचैनी एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर भी बढ़ रही होगी, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। कुछ पोल तो बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। आमतौर पर तो ममता बनर्जी एग्जिट पोल पर बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज करने के लिए सामने आई और खूब जमकर बोल रही है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल के आंकड़े तो बीजेपी ने ही मीडिया को दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पैसे देकर ये आंकड़े खरीद दिखाए जा रहे हैं, टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी टीवी पर दिखाई दे रहा है वो कल दोपहर 1:08 पर बीजेपी दफ्तर से आया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इसके लिए बीजेपी ने पैसे दिए। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जा रहा है। कमाल की बात, मतलब नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जाता है या चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले किया जाता है। इसी से आप दीदी की बौखलाहट को समझ सकते हैं। ममता बनर्जी यह भी आरोप लगा रही है कि मार्केट सेंटीमेंट को स्थिर रखने के लिए और टीएमसी काडर का मनोबल तोड़ने के लिए एग्जिट पोल का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही अपना एग्जिट पोल भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी 2026 में 226 सीटें जीत रही है। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है कि टीएमसी 230 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। एक बार सुनिए कि ममता बनर्जी क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई। तो ममता बनर्जी पहुंच रही है वहां जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बैठे हुए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जहां पर ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां भी टीएमसी के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, हो हंगामा चल रहा है। और ये नतीजों से पहले 4 मई से पहले की ये तस्वीर ये बता रही है कि इस वक्त बंगाल में किस तरह की टीएमसी में बेचैनी है। ममता बनर्जी कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगी, ये खबर मिल रही है। हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि वो निकल चुकी हैं और कुछ ही देर में पहुंचेंगी, वो भी जायजा लेंगी। अब इतनी बेचैनी, इतनी परेशान ममता बनर्जी इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रही वो, लेकिन कभी दिखाई नहीं दी। नतीजों से पहले ममता बनर्जी संतुष्ट रहती थी, परेशान नहीं रहती थी, बौखलाई हुई नजर नहीं आती। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की बौखलाहट, उनकी परेशानी ये बता रही है कि क्या जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, क्या वो सच साबित हो सकते हैं। और ममता बनर्जी को भी इसका अंदेशा है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो हम भीड़ देख रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की दिक्कत है, क्या वो करना चाहते हैं, और ममता बनर्जी क्या आज से ही बैठ जाएंगे स्ट्रांग रूम के बाहर, क्या उनको लग रहा हो रहा है अंदर? देखिए, बिल्कुल टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के जो नेता हैं ममता बनर्जी, वो शेखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची हैं। साउथ कोलकाता का जितने भी जो ईवीएम्स हैं, जो वोटिंग हुई है, वो सारे इसी में स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। और भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में है, वहां का भी जो ईवीएम है
वो इसी स्ट्रांग रूम में रखा गया शेखावत मेमोरियल स्कूल के। और ममता बनर्जी जो है अब इसी स्ट्रांग रूम के अंदर स्कूटनी करने के लिए पहुंची हैं। और इसके साथ साथ जो फिराद हकीम है, जो अभी खबर आ रही है, वो भी वहां पहुंचे। अभी जस्ट जो है फिराद हकीम वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और अब देखना होगा कि ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी तो क्या कहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी शाम में हमने देखा कि आरोप लगाती रही कि अंदर कुछ जो छेड़छाड़ है वो हो रहा है। और उसके बाद जो हमने देखा कि पहले टीएमसी के जो मंत्री हैं वो शशि पाजा वो वहां पहुंचती है इंडोर स्टेडियम नेताजी, और उनके साथ साथ जो कुणाल घोष है टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद वो लोग वहां पर धरना पे बैठ जाते हैं। पुलिस हालांकि उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां से चले जाएं। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो पहुंच चुकी हैं शेखावत मेमोरियल स्कूल, जहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पूरा ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। और वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और लगातार जो स्क्रूटनी है वो कर रही है। साथ ही साथ फिराद हकीम टीएमसी के जो नेता हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। और अब यहाँ कोलकाता में जोरदार बारिश भी हो रही है। और इसी बारिश के बीच में जो ये तमाम नेता हैं टीएमसी के वो अब ईवीएम को लेकर लगातार जो सवाल है वो उठा रहे हैं, अंदर छेड़छाड़ को लेकर बात कर रहे हैं। और अब जब वो बाहर आएंगे तो देखना होगा कि वो क्या कहती हैं, क्या बताती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि कल जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल आने के बाद से ही लगातार टीएमसी जो है वो काफी आक्रामक हो गई है। और यही कारण है कि अब जो पूरे तरीके से हम कहें तो सड़कों पे जिस तरीके से हमने देखा कि टीएमसी के जो नेता है वो अब उतर रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर जो धरना प्रदर्शन घेरना जो है वो शुरू कर दिया। जी, ममता बनर्जी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी, ये बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है कि वो भी जाएंगी और जायजा लेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, एक बार सुन लीजिए। भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। हम लोग का कुणाल घोष, शशि पांजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे। और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ। हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे। আমরা তো শান্তিপূর্ণ ভাবে ছিলাম। আমরা তো শান্তিপূर्ण ভাবে। ममता बनर्जी की बेचैनी एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर भी बढ़ी होंगी, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने क्या कहा एग्जिट पोल को लेकर, एक बार आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে আপনারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন আগামী দিন আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ঝোড়া ফুল জিন্দাবাদ এবং জয় বাংলা। বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়, বাংলার মা করবে জয়, আম্মা করবে জয়, মাদার করবে জয়, বাংলার মা মাটি মানুষের হবে জয়। इधर ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज कर रही हैं, उधर टीएमसी के नेता भी 2021 के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल तो पिछली बार भी बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन फिर भी हुआ क्या। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता क्या है। बंगाल चुनाव 2021 देख लीजिए। डेरेक ने 2021 में 3 एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखा दिया, जिसमें टीएमसी को 143 से 162 सीटें और बीजेपी को 115 से 147 सीटों का अनुमान था। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आखिर में हुआ क्या, टीएमसी की जीत हुई, टीएमसी को 215 सीट मिली और बीजेपी को 77 सीट मिली। इसी तरह टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं साकेत गोखले
वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल अक्सर बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाते हैं, जबकि बंगाल में कभी भी कांटे की टक्कर नहीं होती है। यहां हमेशा फैसला निर्णायक होता है। साकेत गोखले ने कहा है कि कोई भी विश्वसनीय एग्जिट पोल बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा है, और यही बात टीएमसी के बाकी नेता भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो बीजेपी ने सेट किया है। टीएमसी के तर्क के मुताबिक जो एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में है, नंबर्स बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं, वो फर्जी हैं, बीजेपी ने सेट किया है। हालांकि 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे टीएमसी की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। जनमत पोल्स एजेंसी के सर्वे में टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, और जनमत पोल्स के मुताबिक टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिली। जनमत पोल्स में कांग्रेस को भी 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, और इसी तरह पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीट मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स के मुताबिक टीएमसी को करीब 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 41% के करीब वोट मिलेंगे। यानी कि 2 एग्जिट पोल साफ साफ टीएमसी को बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि एग्जिट पोल तो बीजेपी ने सेट किए हैं पैसा देकर। अगर यही मामला है तो फिर 2 एग्जिट पोल टीएमसी की सरकार कैसे बनवा रही? और अगर टीएमसी के तर्क को माने तो इसका मतलब इन एजेंसियों को टीएमसी से पैसा मिला है क्या? अगर बीजेपी एजेंसियों को पैसा दिलाकर और देकर एग्जिट पोल करवा रही है तो जो आपके पक्ष में उसका क्या कहेंगे आप देखिए, जब टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बयान दिया, जब उनसे पूछा गया एग्जिट पोल को लेकर, सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया कि अगर एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं तो वो ग्राउंड की रियलिटी नहीं है, वो ग्राउंड की रियलिटी से दूर है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि 2 एग्जिट पोल तो आपकी यानी कि टीएमसी की सरकार बनती ही दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, तो कुणाल घोष कहने लगे कि वो सर्वे ठीक है। मतलब जिसमें टीएमसी को बढ़त दिखाई दे और दिखाया गया है वो सर्वे सही है, और जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखाए वो खराब, वो बिका हुआ। सुनिए टीएमसी के नेता कुणाल घोष क्या रहे हैं। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जो टीएमसी को दिखा रही है इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। हम लोग 235 प्लस और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50। इधर नतीजों से पहले टीएमसी अपनी हवा बना रही है, उधर आज एक नए एग्जिट पोल के डेटा ने सबको चौंका दिया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 190 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टुडेज चाणक्य के पोल में बीजेपी को 192 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 100 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अनुमान लगाया गया। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर में 10% का बड़ा अंतर है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 48% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है, टीएमसी को 38% वोट मिलने का अनुमान जताया गया और अन्य को 14% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा पी मार्क और पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी का जोश आई। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी तो अपने खुद के एग्जिट पोल में बीजेपी को 180 सीटें दे रहे हैं, और एग्जिट पोल के अनुमान के बाद बीजेपी के खेमे में 4 मई दीदी गई का नारा भी बुलंद हो रहा है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बंगाल की जनता ने टीएमसी के भय के खिलाफ और पीएम मोदी के भरोसे पर वोट किया है। आप भी बीजेपी को सुनो। ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है, मोदी जी का नेतृत्व। किसी के मन में संदेह नहीं है, बंगाल में हो आसाम में हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है। आज ये भी बात साबित हो गई है कि 70 सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के शासन में मोर देन 1200 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग पोल हुआ करते थे। पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में नॉट अ सिंगल केस ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग पोल हुआ है। इससे आप समझ सकती हैं कि पश्चिम बंगाल की मां माटी मानुष ने भय के खिलाफ वोट दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे पे वोट। पाठशाला में अगली क्लास
जिसमें आपको दिखाएंगे ट्रंप के हाथ में राइफल, नया तूफान आने की धमकी, ईरान युद्ध पहुंचा खतरनाक मोड़ पर, क्या धमाका होगा? ट्रंप के साथ हो गया खेला, ईरान युद्ध से जुड़े कौन से सीक्रेट खुले हैं जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी है? ना तेल बचा है, ना पैसा। अमेरिका ईरान युद्ध में ऐसा बर्बाद हुआ पाकिस्तान, शहबाज मुनीर बोले सब ठप हो जाएगा। ईरान युद्ध की आग कभी भी दोबारा भड़क सकती है, क्योंकि इस बार ट्रंप आर पार के मूड में है, तो ईरान भी फाइनल बैटल के लिए तैयार बैठा हुआ। आप देखिए कि ट्रंप ने कहा है कि अब मिस्टर नाइस नहीं बनेंगे, वो तूफान आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। ईरान ने नए हथियार के प्रयोग की भी धमकी दे दी है। इस हथियार से दुश्मन को हार्ट अटैक आ सकता है, यानी कि युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं तो ईरान उसका माकूल जवाब दे रहा है। नए नए हथियारों के इस्तेमाल की बातें हो रही हैं। ईरान युद्ध और होर्मुज बंद होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे दुनिया परेशान हो रही है। अगर युद्ध फिर से भड़क गया तो तेल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। ट्रंप ईरान के खिलाफ क्या करने वाले हैं? क्या ईरान ने तैयारी की हुई है? होर्मुज को लेकर क्या हलचल मची हुई है? क्या तेल की कीमतें और बढ़ने वाली हैं और पाकिस्तान कैसे बदहाल होता जा रहा है? ये सब आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले एक झलक देख लीजिए। ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है और साथ में एक तस्वीर भी शेयर की है उन्होंने। इसमें ट्रंप के हाथ में राइफल दिख रही है और कैप्शन में लिखा है कि बस अब मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। ट्रंप ने कहा है कि एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता। ईरान को जल्दी नॉन न्यूक्लियर डील साइन करनी है। ईरान को सही तरह से समझौता करना नहीं आता है। ईरान समझदारी नहीं दिखाएगा तो अंजाम भुगतना होगा उसे। ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने होर्मुज को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप का कहना है कि होर्मुज की नाकेबंदी से ईरान के कच्चे तेल की पाइप फट जाएगी, क्योंकि ईरान के पास तेल स्टोर करने की क्षमता नहीं है। ट्रंप तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम भी बदलने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने इसका नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रखने का सुझाव भी दे दिया, यानी ट्रंप अपने हिसाब से युद्ध जीत चुके हैं। होर्मुज का नाम ट्रंप के नाम पर रखने से वो दुनिया को दिखा सकेंगे कि देखो अब ये हमारे कंट्रोल में। ये ट्रंप दिखा रहे हैं दुनिया, ये पोस्टरिंग हो रही है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप को लग रहा है कि होर्मुज की नाकेबंदी से ईरान बेहाल हो जाएगा। ईरान के तेल कुओं में धमाका हो जाएगा, तेल की पाइपों में ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। और इसी वजह से ईरान ट्रंप के मजे भी ले रहा है। ईरान ने कहा है कि 3 दिन हो गए कोई तेल का कुआं नहीं फटा है, बल्कि तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ज्यादा होगी। क्या अगला टारगेट तेल की कीमत को $140 प्रति बैरल तक ले जाना है? यह ईरान कह रहा है। ईरान ने अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव दिया था, जिसमें ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन ट्रंप ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान के प्रस्ताव में कहा गया था कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो, भविष्य में कोई हमला नहीं करने की गारंटी मिले, होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी खत्म हो, प्रमुख शिपिंग रूट फिर से खोलना, आगे चलकर परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दों पर चर्चा। लेकिन ईरान का यह प्रस्ताव ट्रंप को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने अपनी बात पर वो अड़े रहे और अड़ते हुए उन्होंने पहले नॉन न्यूक्लियर डील होगी ये कहा, फिर उसके आगे की चर्चा होगी, इस पर वो अड़ गए। और हाल फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है कि ईरान और ट्रंप के बीच समझौता हो सकता है, क्योंकि ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि वो पूरी ताकत से अपने परमाणु क्षमताओं की रक्षा करेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के अपने लेटेस्ट बयान में उन्होंने कहा है कि 9 करोड़ ईरानी अपने देश की सभी क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं। ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर परमाणु और मिसाइल तकनीक शामिल है। हम लोग इनकी रक्षा करेंगे जैसे जमीन, पानी और हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। हम फारस की खाड़ी के आसपास रहने वाले देशों का साझा भविष्य है। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली विदेशी ताकतों की कोई जगह नहीं है यहां पर। अमेरिका की जगह केवल फारस की खाड़ी के पानी के नीचे है। यह जवाब दिया है ईरान ने अमेरिका को, ट्रंप को, यानी कि मुस्तफा खामनेई ने क्लियर कर दिया है, क्लियर कट कहा है कि ट्रंप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षमता की रक्षा करेगी, यानी कि ईरान वो नहीं करने वाला है जो ट्रंप चाह रहे हैं। और अब तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दे दी है। ईरान की नेवी कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि
ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं पर नए तरह के हथियार से हमला करने वाला है, यानी कि नए तरह का हथियार इस्तेमाल करने वाला। ये वो हथियार है जो दुश्मनों के बहुत करीब है और दुश्मन इससे बहुत डरते हैं। हमें डर है कि इस हथियार से दुश्मनों के लीडर्स को हार्ट अटैक ना आ जाए। अब ईरान ऐसा कौन सा हथियार यूज करने वाला है जो अमेरिका या इजराइल के बहुत करीब है? यह सवाल अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहा है। यानी कि ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है। ईरान इमरजेंसी लेवल पर तैयारी कर रहा है कि अचानक जरूरत पड़ने पर वो हमला कर सके। दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर अब एक नई आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आशंका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जताई है, जिसके मुताबिक पेंटागन राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध की असली और सटीक जानकारी नहीं दे रहा है। जेडी वेंस ने बैठकों में मिसाइल स्टॉक और लंबे खिंचते युद्ध को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। जेडी वेंस की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के घटते हथियार भंडार को लेकर है, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री और सेना कह रही है कि वेपन स्टॉक में कोई कमी नहीं। ट्रंप भी सेना प्रमुख की बातों पर भरोसा करके अमेरिका को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन जेडी वेंस को आशंका है कि ट्रंप को सही जानकारी नहीं दी जा रही। जेडी वेंस को इस बात की भी टेंशन है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन भंडार मौजूद है। ईरान अपनी सैन्य क्षमता को फिर से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के महंगे और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कम हो रहे हैं, जिसकी सही जानकारी ट्रंप को नहीं दी जा रही। इधर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है और इन दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है। जो पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध से पहले ही कंगाल होने की कगार पर खड़ा था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसे ईरान अमेरिका युद्ध की ऐसी मार पड़ी है जिससे पार पाने में उसकी हालत हर गुजरते दिन के साथ पतली होती जा रही है। जिसे बचाने के लिए और जिससे बचने के लिए उसने युद्ध रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनने के लिए अपनी औकात से ज्यादा पाकिस्तान ने खर्च कर दिया, लेकिन अभी भी युद्ध रुकने के कोई ठोस संकेत नहीं मिल पा रहे। उल्टा पाकिस्तान पर अमेरिका की चापलूसी करने और ईरान के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोलने के आरोप लग रहे हैं, जिससे उसे कर्ज देने वाले मुस्लिम देश भड़क गए हैं और कर्ज लौटाने को कह दिया है। इसलिए अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के सामने मान रहे हैं कि उनके देश की लंका लग चुकी है। जिस पाकिस्तान के पास आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा हुआ है, उसका पेट्रोल और डीजल पर खर्च आसमान छूने लगा। ईरान अमेरिका युद्ध छिड़ने से पहले पाकिस्तान हर हफ्ते पेट्रोल डीजल पर करीब 2850 करोड़ रुपए खर्च करता था। युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल पर हर हफ्ते होने वाला यह खर्च बढ़कर 7600 करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है। कंगाली की वजह से यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 से 7 दिन का ही ऑयल रिजर्व बचा हुआ है, जिसे वहां के वित्त मंत्रालय ने भी माना है। तेल की खपत कम करने के लिए लॉकडाउन जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन तब भी बात नहीं बन पा रही है। पाकिस्तान के लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल का संकट बहुत बड़ी परेशानी बन गया है, क्योंकि वहां की पब्लिक पर पहले ही गैस और बिजली की कटौती की मार पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की पब्लिक भर भर कर अपनी सरकारों को कोस रही है। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताऊंगा आपको बाबा बागेश्वर को किसने दिया चैलेंज, कौन लेने वाला है बाबा का लाइव टेस्ट, क्या है 80 लाख का पूरा मामला। दरबार में आ जाओ, सारी खुजली मिटा देंगे। बाबा बागेश्वर के साथ क्या हो गया जो इस तरह के बयान उन्होंने दिए और वो भड़क गए। बाबा बागेश्वर वो नाम है जो पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाने में लगे हुए। हाल ये है कि देश की ही नहीं, विदेश में भी बाबा बागेश्वर को लेकर तगड़ा क्रेज दिखाई देता है। वहां भी बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं, वहां कथा और भजन के जरिए सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर किसी मिशन की तरह काम कर रहे हैं। वो सिर्फ सनातन का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को छुआछूत और जात पात से ऊपर उठकर एक होने का संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर जिस तरह से ये सब काम कर रहे हैं, उसने उनके विरोधी उनसे चिढ़े हों। आप देखिए, बाबा बागेश्वर पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बाबा बागेश्वर को अपनी शक्तियां सिद्ध करने का लाइव चैलेंज दिया गया है। बंद कमरे का रहस्य और 10 नाम बताने पर 80 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। बाबा बागेश्वर को 80 लाख रुपए वाला चैलेंज क्या दिया गया है, उन्हें क्या प्रमाण देने को कहा गया है, उन्हें क्या प्रमाण देना होगा, कौन से टेस्ट से उन्हें गुजरना होगा, यह सब आपको बताऊं। बड़े मन से पर्ची खोलने वाले बाबा बागेश्वर पर किसने लगाया है चमत्कार करने का आरोप, कौन है बाबा बागेश्वर को चुनौती देने वाले श्याम मानव, पूरी कुंडली आज आपको बताने वाले। बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को कैसे अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया, क्यों इतना भड़क गए कि कह दिया कि दरबार में आ जाओ, सारी खुजली मिटा देंगे, ये भी आपको बताऊंगा। बाबा बागेश्वर इन दिनों नागपुर में है। वो रेशम बाग इलाके में 26 से 30 अप्रैल तक
श्री राम कथा कर रहे हैं। उनकी कथा में रोज हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहता है। इस दौरान बाबा बागेश्वर राम कथा भी कर रहे हैं, धार्मिक प्रवचन भी कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और अपने भक्तों की पर्ची भी खोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पर्ची खोलने और लोगों की समस्या का निपटारा करने को लेकर अब एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हैं श्याम मानव। उन्होंने एक बार फिर बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर दिया। श्याम मानव इस बार भी आस्था, अध्यात्म और विज्ञान का तर्क दे रहे हैं। श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा है, यह सब आज आपको बताने वाला हूं। श्याम मानव का आरोप है कि बाबा बागेश्वर लोगों के सामने चमत्कार दिखाते हैं, धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, बिना तर्क और विज्ञान की बात करते हैं। अब श्याम मानव और उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर को 2 चैलेंज दिए। पहली चुनौती बाबा बागेश्वर की पर्ची खोलने की होगी। बाबा बागेश्वर के सामने 10 लोगों को लाया जाएगा। बाबा बागेश्वर को सभी के नाम, उनके पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर बताने होंगे। कोई विवाद ना हो इसलिए पहले से यह जानकारी एक लिफाफे में सील बंद की जाएगी। दूसरी चुनौती बाबा बागेश्वर की अंतरिंद्रिय शक्ति की परीक्षा की होगी। एक बंद कमरे में 10 सामान रखे जाएंगे। बाबा बागेश्वर को अपनी दिव्य शक्ति से बताना होगा कि कमरे में क्या रखा है और इस दौरान बंद कमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। दोनों परीक्षाओं में कम से कम 90% सटीकता जरूरी रखी गई। अगर दोनों चुनौती 90% सही साबित होगी तो पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। ये दोनों चुनौतियां नागपुर में पत्रकारों की मौजूदगी में होगी। अगर बाबा बागेश्वर चुनौती में सफल होते हैं तो 80 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अगर बाबा बागेश्वर फेल होते हैं तो इसे लोगों की भावनाओं का लाभ उठाना माना जाएगा। एक बार सुनिए कि श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा है। उनका दावा है कि कोई भी भक्त जब उनके सामने आता है तो उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका सरनेम, उसकी उम्र और इतना ही नहीं तो उसका फोन नंबर भी उनको अपने आप पता चलता है। ये उनका दावा रहा है। साथ में महाराज का दावा ये भी रहा है कि वो किसी भी भक्त के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीजें रखी है ये पहचान सकते हैं। इसका मतलब उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है। ये दोनों चीजों के लिए उनको आह्वान दिया गया था जो आज भी कायम है और आगे भी चलकर कायम रहने वाला है। जब तक वो जिंदा रहेंगे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिंदा रहेगी तब तक ये आह्वान कायम रहेगा। यह पहली बार नहीं है कि बाबा बागेश्वर को चुनौती दी गई है, लेकिन हर बार की तरह बाबा बागेश्वर ने इस बार भी अपने विरोधियों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। हालांकि आज बाबा बागेश्वर के नागपुर दरबार का आखिरी दिन था, लेकिन उनके बताए समय और जगह पर श्याम मानव की टीम से कोई नहीं पहुंचा। बाबा बागेश्वर अपने धाम में कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, हर साल गरीब लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में मुहिम भी चला रहे हैं, लोगों को घर वापसी करवा रहे हैं। यह सब उनके विरोधियों को नहीं दिखाई देता है। उनके विरोधियों को तो परेशानी इस बात से है कि बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में इतनी भीड़ क्यों होती है, कैसे हो जाती है, लोगों की आस्था बाबा बागेश्वर में क्यों बढ़ती जा रही है। आज बाबा बागेश्वर ने यह भी कह दिया कि दरबार के नाम पर किसी को दान दक्षिणा नहीं देनी। बाबा बागेश्वर ने यह दावा कभी नहीं किया कि वो कोई चमत्कार करते हैं। बाबा बागेश्वर तो यही कहते रहे हैं कि जो भी करवाते हैं वो बालाजी महाराज करवाते हैं। जिसकी भी आस्था बालाजी में होगी उसकी समस्या का निपटारा भी हो जाएगा। अब देखिए कि बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में हजारों के लोगों के सामने कैसे पर्ची निकालते हैं। भक्त धाम में आकर अपनी अर्जी को एक पर्ची पर लिखकर हनुमान जी के सामने रख देते हैं, जिस पर अक्सर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में भीड़ में से किसी को भी अचानक मंच पर बुला लेते हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि वो जो भी पर्ची लिखते हैं वो पहले से हनुमान जी की कृपा से उनके पास होता है। पर्ची पर भक्त का नाम, पता और समस्या लिखी हुई होती है और बाबा बागेश्वर उसका समाधान बताते हैं। अगर अर्जी स्वीकार होती है तो भक्त को 21 मंगलवार या फिर शनिवार तक दर्शन के लिए आना पड़ता है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने लाइव टेस्ट दिया है। कई बार लोगों ने मंच पर पहुंचकर ही बाबा बागेश्वर को चुनौती दी थी। कई पत्रकारों ने भी बाबा बागेश्वर का लाइव टेस्ट लिया था, लेकिन हर बार चुनौती के आगे आस्था और विश्वास की जीत हुई है। बाबा बागेश्वर ना कभी टेंशन लेते हैं और ना टेंशन देते हैं। वो तो अपने भक्तों को भी टेंशन से दूर रहने की गजब सलाह देते हैं। बागेश्वर बाबा जितनी बेबाकी से और बिना डरे हुए अपनी बात कहते हैं, उसके पीछे भी वही ताकत है जिसके दम पर बागेश्वर बाबा लोगों का पर्चा खोलते हैं। बागेश्वर बाबा को कहां से ताकत मिलती है और वो कैसे इतने सारे काम कर लेते हैं, इसका जवाब बागेश्वर बाबा पहले भी दे चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने अपनी ताकत और प्रेरणा का सोर्स पहली बार दुनिया को दिखाया था। बागेश्वर बाबा जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हनुमान जी, जिनकी मूर्ति
बागेश्वर बाबा हमेशा अपने साथ रखते हैं। बागेश्वर बाबा ने जब पहली बार हनुमान जी की यह मूर्ति दुनिया को दिखाई थी तो उनके भक्त भी हैरान रह गए। यह हनुमान जी की छोटी सी काले रंग की मूर्ति है और इसी की प्रेरणा से बागेश्वर बाबा सारे काम करते हैं। बागेश्वर बाबा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कराते हुए वो कहते हैं कि इनके दर्शन बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को होते हैं और आप किस्मत वाले हैं जो टीवी पर इनके दर्शन कर रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर मूर्ति दिखा रहे हैं।